हेलो दोस्तों। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं कुछ दिनों से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके कारण ये नौबत आई। कोशिश करूँगा आगे से ऐसा ना हो। तो आगे चलते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था हड़प्पा को। आज चलते हैं हम उसके अगले नगर जो कि है मोहनजोदाड़ो, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी पे कहा जाता है। तो पहली राजधानी कौन सी थी वो मैं आपको पिछली बार बताना भूल गया था। पहली राजधानी थी इसकी हड़प्पा। हड़प्पा को इसकी पहली राजधानी इसलिए बताया गया क्योंकि हड़प्पा जो था बहुत ही बड़ा और विकसित नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे 1500 पुरातत्व स्थलों की खोज की गई है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे। तो उनमें से कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। 6 मुख्य नगर मिले हैं, उनमें से एक था हड़प्पा जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बताया गया। और आज हम जिस नगर की बात करने वाले हैं वो है मोहनजोदाड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी माना गया है। आपको मैप में दिख रहा होगा मोहनजोदाड़ो। चलिए, मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी 1922 में और प्रेजेंट लोकेशन है इसकी लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है। खोज ये शहर सिंधु नदी के किनारे बसाया गया था। सिंधु नदी की अगर मैं बात करूँ तो सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो है कैलाश मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सिंगी खम्बान। उस ग्लेशियर से ये निकलती है, जम्मू कश्मीर के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और वहाँ पे ये पंच नदी का जल प्राप्त करती है और फिर कराची के पास अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। और पंच नदियों में हम शामिल करते हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और बियास को। आपको मैप में दिख रहा होगा सिंधु नदी का पूरा रास्ता कि ये कहाँ से कैसे निकलती है और कैसे अपना डेल्टा बनाती है अरब सागर में। आगे चलते हैं। इसके फाउंडर थे राखलदास बनर्जी और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी कैपिटल भी माना गया है। दूसरी कैपिटल इन द सेंस जैसे अभी दिल्ली और बॉम्बे है। दिल्ली जो है वो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और जो बॉम्बे है वो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी सेम ऐसे ही है। जो हड़प्पा था वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और जो मोहनजोदाड़ो है, क्योंकि यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित था, यहाँ की इमारतें भी हड़प्पा से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमिक कैपिटल माना गया है। अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या मिला और क्या नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिली मोहनजोदाड़ो से हमें मिलता है अन्नागार। अन्नागार तो हमें हड़प्पा से भी मिला था, पर यहाँ के अन्नागार और वहाँ के अन्नागार में क्या फ़र्क था। यहाँ का जो हड़प्पा का जो अन्नागार था वो हमें मिलता है अलग अलग कमरों में। ठीक है, 6 कमरे बनाए गए थे, ठीक है, अलग अलग, उसमें हमें मिलता है, वो भी 2 कतारों में थे। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो का जो अन्नागार है वो सिंगल रूम है, उतना ही बड़ा है जितना हड़प्पा का था, लेकिन एक सिंगल रूम है, इतना बड़ा अन्नागार है। तो इस वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बन जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो होगा हमारा मोहनजोदाड़ो का अन्नागार। इसके अलावा हमें वहाँ से मिलता है ग्रेट बाथ, या फिर जिसको स्नान कुंड भी कहते हैं, स्नानागार भी मिले हैं और साथ में यहाँ से हमें कुएँ भी मिले हैं। तो ये जो फोटो में आपको दिख रहा है ये वहाँ का स्नान कुंड है। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी हो तो उसमें भी दिखाया गया है कि एक स्नान कुंड का एक सीन दिखाया गया है उसमें, जिसमें वो पूजा हेगड़े कोई पूजा के लिए उस स्नान कुंड में उतरती है। सेम इस स्नान कुंड का उपयोग सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, ना कि रेगुलर। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसे भरा जाता था और उपयोग करने के बाद इसे पुनः खाली कर दिया जाता था। इसके पास एक कुआं भी है, दिख रहा होगा आपको, ये रहा एक कुआं है और ये जो है ये इसका एग्जिट होल है। जब पूजा अनुष्ठान कुछ होता था तो इसे इसी कुएं के माध्यम से भरा जाता था और भरने के बाद जब अनुष्ठान खत्म हो जाता था तो इस एग्जिट होल के थ्रू इसे वापस खाली कर दिया जाता था। साइड में ये आपको कमरे दिख रहे होंगे, ये कमरे या फिर स्नानागार भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम होने के बाद यहाँ पर लोग कपड़े वपड़े चेंज करते होंगे, ये सब हमारी मान्यता है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में बतानी भूल गया था कि मोहनजोदाड़ो एक सिंधी वर्ड है। ये इस शहर का ये रियल नाम नहीं है, ये एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ऐसा नाम क्यों दिया गया? अब जब इस शहर की खुदाई की गई तो देखा गया कि यहाँ पर एक साथ में बहुत सारे डेड बॉडीज़ मिली थी, बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली थी और वो भी एक झुंड में थी, जिसकी वजह से इसे ऐसा नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। अब जितने भी इनकी साइट्स जो खोजी गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उन सबके रियल नाम हमें पता नहीं है क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो हम बता नहीं सकते कि इनका रियल नाम क्या था। तो ये सब नॉमिनल नेम है जो हमने अपनी तरफ से दिए हैं वहाँ की नियरेस्ट लोकेलिटी को देखते हुए या फिर वहाँ की स्थिति को देखते हुए। आगे चलते हैं। एक हमें मिलती है यहाँ से 3 मुख वाले पशुपति की मूर्ति। पशुपति नाम क्यों दिया गया? जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये जो देवता हैं इनके चारों तरफ
चारों तरफ क्या, इनके पांचों तरफ एक एक जानवर है, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया पशुपति। अगर ये यहाँ से पूरी होती तो यहाँ पर एक और ऐसी ही बकरी भी थी। तो इनके चारों तरफ 6-7 एनिमल, 6 जानवर हैं, जिसकी वजह से इनको ये नाम दिया गया पशुपति। अब मार्शल नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस थे। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तब मार्शल जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर थे। और जो हमारे दयाराम जी साहनी हैं, जिनको सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय मिला है, वो मार्शल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो मार्शल ने इन्हें प्रोटो शिवा भी कहा है, आद्य शिवा भी कहा है पशुपति को। इसके बाद हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, हमें हड़प्पा से मिला डांसिंग गर्ल, मतलब नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। यहाँ से हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपको फोटो में दिख रही होगी। डेड बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर डेड बॉडीज़ का दाह संस्कार किया जाता है, दफनाया नहीं जाता। और इसके साथ ही हमें यहाँ से मिला एविडेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो से हमें मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है। सिर्फ मोहनजोदड़ो से नहीं, इसके अन्य शहर जैसे हड़प्पा और लोथल थे, वहाँ से भी हमें मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, जिसके जो हमें बताती है कि इनका जो ट्रेड है वो मेसोपोटामिया के साथ भी था। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं, जिनको पढ़ा जा चुका है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका, पर लेकिन मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं उन्हें पढ़ा जा चुका है। तो वहाँ पर भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक नए नगर में, जिसका नाम है चन्हुदड़ो। आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं, चन्हुदड़ो कहाँ है। अरे मुझे भी नहीं मिल रहा। ये मोहनजोदड़ो के बहुत पास है चन्हुदड़ो, दिख गया होगा अभी आपको मैप में। चन्हुदड़ो की खोज की गई थी 1931 में, और इसके खोजकर्ता थे गोपाल मजूमदार। आगे देखेंगे हम उनके बारे में भी। प्रेजेंट लोकेशन है इसकी सिंध प्रांत, पाकिस्तान, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो के बहुत पास है तो सेम ही होना है, प्रांत भी सेम है और जो रिवर है वो भी सेम ही है। सिंधु नदी के किनारे ही ये नगर भी बसा हुआ था। फाउंडर थे इनके गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार जो थे ये अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और डेडिकेटेड थे। 1927 से लेकर 1938 के बीच में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की अलग अलग 62 पुरास्थलों को खोजा था। अलग अलग 62 पुरास्थलों की खोज की थी। यहाँ तक कि इनकी डेथ भी काम करने के दौरान ही हो गई थी। मतलब एक साइट पर ये काम कर रहे थे और काम करते हुए रात को, क्या आरती का टाइम था, आरती करते हुए अचानक वहाँ पर डाकुओं का हमला हुआ और डाकुओं की गोली से इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा काम को लेकर इतना पैशन था इनके अंदर कि एक बार एक साइड से इनको दूसरी साइड तक जाना था, ठीक है, ट्रैवल का कोई साधन था नहीं, तो ये 200 मील की डिस्टेंस पैदल ट्रैवल करके वहाँ चले गए। बहुत ज़्यादा पैशनेट थे अपने काम को लेकर। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमें चन्हुदड़ो से क्या क्या मिला। चन्हुदड़ो इंडस्ट्रियल कैपिटल मानी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता की इंडस्ट्रियल सिटी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे कारखाने मिलते हैं। एक तो सबसे मेन कारखाना मिला है हमें मनके बनाने के, बहुत सारे कारखाने मिले हैं। अब ये जो मनके थे ये अलग अलग चीज़ों से बने होते थे, या तो तांबे के होते थे, कभी पीतल के होते थे, पत्थर के भी होते थे, और सबसे मेन होते थे सेलखड़ी यानी टेराकोटा के बने हुए होते थे ये ज़्यादातर मनके, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ से टॉय फैक्ट्री भी मिली है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेलों से भी परिचित थे और मनोरंजन के साधन उनके पास ये खेल भी थे। आप देख रहे होंगे इन फोटोज़ में कि पजल गेम है, यहाँ पे पासा भी है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेलों से सुपरिचित थे, मनोरंजन के सभी साधन उनके पास उपलब्ध थे। इसके अलावा चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके बाहर कोई भी चार दीवारी नहीं की गई थी, कोई भी फोर्ट्रेस नहीं है। इस शहर के बाहर कोई किलाबंदी नहीं की गई थी, खुला नगर था एकदम। और हमें यहाँ से मिले हैं हड्डियों से बने हुए उपकरण मिले हैं यहाँ से हमें, जैसे सुइयाँ मिली है और मछली पकड़ने के ढेर सारे कांटे मिले हैं नदी के किनारे। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली पालन भी करते होंगे। आपको फोटो में दिख रही होंगी, ये थी सुइयाँ जो हड्डियों से बनाई गई हैं, और ये कुछ धातु के भी हैं और इनमें कुछ हड्डियों से बने हुए भी मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी जो चन्हुदड़ो है वहाँ से हमें मिली एक बैलगाड़ी। छोटी सी बैलगाड़ी थी बच्चों वाली, लेकिन ये छोटी सी बैलगाड़ी हमें ये संकेत दे देती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी भी बना सकते थे। हालांकि ये बैलगाड़ी टेराकोटा से बनी हुई थी। चन्हुदड़ो के बाद हम आगे चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले नगर में। अगला नगर है हमारे लिए लोथल, मैप में दिख रहा होगा। इसकी पोजीशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंडिया में ही मौजूद था। इंडिया में कहाँ?
तो भारत में इसकी लोकेशन थी, प्रेजेंट लोकेशन इसकी अहमदाबाद, गुजरात, और जिस नदी के किनारे बसा हुआ था उस नदी का नाम है भोगवा नदी। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये अहमदाबाद में है, लेकिन जो अहमदाबाद है वो भोगवा नदी के किनारे नहीं है, सिर्फ लोथल ही भोगवा नदी के किनारे है। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद हमारे है साबरमती नदी के किनारे, ये आप याद रखिएगा। साबरमती एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। हम जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा अच्छे से जानेंगे कि भारत में बहुत सारी नदियाँ जो वेस्ट फ्लोइंग भी है, बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग भी नदियाँ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके फाउंडर हैं SR राव। इनका पूरा नाम है शिकारीपुर रंगनाथ राव। शिकारीपुर रंगनाथ राव बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है ये। सिंधु घाटी ये एकमात्र आदमी ऐसा है जिसने ये क्लेम किया कि उसने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया, लेकिन बाद में जब कमेटी बैठी और बात चली तो पाया गया कि इन्होंने डिसाइफर तो किया लेकिन बहुत सारी गलत चीज़ें भी थी। मतलब एक कोड को इन्होंने डिसाइफर किया, तो जब उसी कोड से हमने उसके और अभिलेखों को पढ़ने की कोशिश की तो वो नहीं पढ़े गए, तो माना गया कि ये डिसाइफर गलत किया था इन्होंने। तो सिर्फ इनका क्लेम था लेकिन ये सही नहीं था। अब देखते हैं हमें लोथल से क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं। लोथल को सिटी ऑफ डेड्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी मृतकों का शहर। मृतकों का शहर इसे इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारे मृतकों के ढेर मिले, वैसे ही इस सिटी में भी हमें बहुत सारे डेड बॉडीज़ मिली, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम दिया गया क्योंकि ये एक बंदरगाह शहर था, ठीक है। अब जैसे आपने मैप में देखा होगा, आपको मैप दिखाता हूँ वापस से। मैप में इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो ये एकदम तट के पास है, इस वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट सिटी भी कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर भी कहा गया। इसके अलावा यहाँ से हमें मिलता है चावल के साक्ष्य। यहाँ पे बहुत सारे चावल के साक्ष्य मिले, चावल के दाने मिले, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल की खेती करना भी जानते थे। इसके अलावा हमें यहाँ से चेस मिला है, जो आज के मॉडर्न चेस जैसा तो नहीं है पर काफ़ी हद तक वैसा ही है। फोटो में आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। साथ ही हमें मिला यहाँ से अग्निकुंड। अब अग्निकुंड मिलने का क्या मतलब है? अग्निकुंड मिला है, इसका मतलब या तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान में मानते थे या यज्ञ के द्वारा उनसे जुड़ने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। क्योंकि इनकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है तो हम सब कुछ अनुमान पे ही मानेंगे कि हो सकता है ऐसा होता होगा, हो सकता है वैसा होता होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर युग्म समाधियाँ मिली है, सारी नहीं 3 युग्म समाधियाँ मिली है। बहुत सारी समाधियाँ ऐसी भी मिली है जो सिंगल भी हैं, जिनमें एक एक आदमी को दफनाया गया। हाँ, शव प्रथा यहाँ पर दफनाने की रही है, लेकिन युग्म समाधियाँ मिली है। इसका मतलब ये है कि ऐसी जो सती प्रथा का जो उल्लेख हमें मिलता है वो यहाँ पर पूर्णतः ऐच्छिक है। अगर स्त्री चाहती है कि उसे सती होना है अपने पति के साथ तो वो कर सकती है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे शव भी मिले हैं जो से केवल सिंगल अकेले दफनाए गए थे। इसके अलावा हमें यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ भी मिली है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। हाँ, इसका उपयोग जानते थे या नहीं जानते थे ये नहीं पता, क्योंकि वही बात, क्योंकि इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है। आगे चलते हैं। अब है सिंधु घाटी सभ्यता का अगला नगर, जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज 1990 से 91 के बीच की गई थी। मैप में मैं आपको धोलावीरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा धोलावीरा, ठीक है। ये भी हमारे इंडिया में ही है, धोलावीरा भी। इसकी प्रेजेंट लोकेशन है गुजरात का रन ऑफ कच्छ, और जो नदी है वो है लूनी। लूनी का जो ओरिजिन है वो अरावली से है। अरावली की नाग रेंज है, वहाँ से ये नदी निकलती है और कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है, मतलब पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसके बाद हमें इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते इस नदी के कि आगे कहाँ जाती है या कहाँ नहीं। मैप में आपको दिख रही होगी लूनी नदी। फाउंडर थे इनके जगपति जोशी, फाउंडर है इनके जगपति जोशी। धोलावीरा से हमें क्या क्या मिला, तो ये एक इकलौती सिटी थी जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ज़्यादातर हमें जो शहर मिले हैं जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सभी 2 पार्ट में डिवाइड थे, जिसमें एक पार्ट थोड़ा ऊपर था और एक पार्ट था नीचे।
जो ऊपर का पार्ट था माना गया कि वो दुर्ग होगा जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं वो रहते होंगे, और जो नीचे का पार्ट था वो आम जनता के लिए था, वहाँ पर आम जनता रहती थी और अपना बाजार लगाती थी। लेकिन जो धोलावीरा शहर है, धोलावीरा शहर 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है। ये शहर 3 पार्ट में डिवाइड है। ये तो इसका किले वाला इलाका है, ये शायद इसकी आम जनता वाला, और माना गया कि ये एक अलग इलाका जो है वो बाजार के लिए होगा, यहाँ पर बाजार लगता होगा। तो ये एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ पर हमें स्टेडियम मिलता है, सबसे बड़ी बात, यहाँ से हमें स्टेडियम मिला। तो फिर से वही वाली बात कि यहाँ के लोग खेलों से सुपरिचित थे। स्टेडियम इसलिए माना गया कि एक बहुत बड़ी खुली जगह है, जैसे कि मैप में इसको फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ी खुली जगह और साइड में बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, बहुत अच्छे से बैठने की व्यवस्था बनाई गई है पक्की ईंटों से। तो पॉसिबल है कि यहाँ के लोग यहाँ पर कोई खेल देखते होंगे। इसके अलावा यहाँ से हमें मिला एक साइन बोर्ड, एक बहुत बड़ा लकड़ी का पट्टा मिला, ठीक है, जिसके ऊपर 10 अक्षर या 10 लिपि लिखी गई थी। अब ये लोग है ना इस चीज़ में बहुत तेज थे, तो इन्होंने क्या किया, एक बड़ा लकड़ी का पट्टा लिया, ठीक है, और उसे पूरा ब्लैक कलर से रंग दिया, ब्लैक कलर दे दिया उसको पूरा, और उसके ऊपर इन्होंने वाइट कलर से अक्षर बनाए। अक्षर बनाए नहीं, पहले उन्होंने अक्षरों को खोदा, पूरा अच्छी तरह से खोदा, और उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर वाइट चूना भर दिया। तो ब्लैक बोर्ड पर वाइट साइन अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत दूर तक दिखेगा, है ना। तो यहाँ के लोग इंजीनियर नहीं थे, लेकिन बहुत हद तक ये जानते थे कि इनको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। आगे चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले नगर में, जो है कालीबंगा। कालीबंगा, अब ये भी 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काली और बंगन। अब काली का मतलब आप सभी को पता है कलर है, बंगन का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी काली चूड़ियाँ मिली थी, इस वजह से इस शहर को ऐसा नाम दिया गया कालीबंगा। मैप पर इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये रहा कालीबंगा, ठीक है। प्रेजेंट लोकेशन है इसकी हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर है ये, और जिस नदी के किनारे बसा हुआ था उस नदी का नाम है घग्गर। अब घग्गर को माना जाता है कि ये घग्गर ही वो नदी है जो विलुप्त सरस्वती है। ये सरस्वती के अवशेष हैं। पहले 3 नदियाँ हुआ करती थी, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, गंगा, जमुना और सरस्वती। लेकिन अगर वर्तमान में हम देखें तो हमें सरस्वती कहीं नहीं दिखती, तो घग्गर को ही माना जाता है कि यही वो सरस्वती है या उसका एक पार्ट है। घग्गर के किनारे नदी मिलती है। फाउंडर के लिए आपको यहाँ पे 2 नाम लिख रहे होंगे, एक तो है लुइगी पियो टेसितोरी। ये जो है ये इटालियन है, इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट है। सबसे पहले इन्होंने इस नगर की खोज की थी, कालीबंगा की। जब शुरुआत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की गई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, उसी टाइम इन्होंने कालीबंगा की खोज कर ली थी। इन्होंने इस शहर को देखा और इसके बारे में मार्शल, जो उस टाइम ASI के DG थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG थे, उनके बारे में बातचीत की। पर वो उस टाइम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में इतने बिजी थे कि उन्होंने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उस टाइम इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। बाद में जब अमलानंद घोष ने इसकी ऑफिशियल खोज की तो माना गया कि 1953 में इसकी अमलानंद घोष के द्वारा। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अमलानंद घोष जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारे लिए फॉर नॉलेज इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसा आदमी भी था जिसने इसकी खोज की थी, इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट है। अब देखते हैं हमें यहाँ से क्या क्या मिला। एविडेंस ऑफ सर्जरी मिला। एविडेंस ऑफ सर्जरी मतलब यहाँ से एक 13-15 साल के बच्चे का कंकाल मिला। उसकी खोपड़ी जो थी, उसकी खोपड़ी में एक जगह पर चीरा लगाया हुआ था और वहाँ पर वापस टांके से उसकी सिलाई की गई थी। तो मतलब ये इतने विकसित थे, इन्होंने शल्य चिकित्सा भी सीख ली थी, यानी सर्जरी भी ये लोग जानते थे। आपको फोटो में इसका दिख रहा होगा। अब देखते हैं और यहाँ से क्या मिला। एक यहाँ से मिली कैमल बोन्स, और यहाँ के जो घर थे उन घरों में जो ईंटों का उपयोग किया गया था वो 2-3 प्रकार की ईंटें थी। कच्ची पक्की ईंटें भी हैं और साथ में नक्काशीदार ईंटों का उपयोग भी किया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ से मिलता है एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। माना जाता है कि इस नगर का जो एंड है, जो इस नगर का अंत है, वो भी अर्थक्वेक के कारण ही हुआ था, भूकंप के कारण इस नगर का अंत हुआ था। और हमें यहाँ से मिलते हैं जुते हुए खेत, मतलब खेत थे जिनको पहले से ही जोता गया था।
और उसी टाइम शायद अर्थक्वेक के कारण इस नगर का अंत हो गया, तो वो जैसे के जैसे थे वैसे ही दफन हो गए, और जब खुदाई हुई तो वो हमें एज इट इज़ मिल गए। इसके अलावा वही अग्निकुंड और घोड़े के कंकाल मिले हैं, और टुम्ब ऑफ पेयर भी मिला है, यहाँ से हमें युग्म समाधियाँ भी मिली है। ये तो हमारे लिए थी सिंधु घाटी सभ्यता के मेन नगर। अब कुछ ऐसी साइट्स भी हैं, ऐसी सिटीज़ भी हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमें इतना कुछ मिला नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी खोजकर्ता कौन है और वो किस नदी के किनारे हैं। उनमें से एक सिटी है रोपड़। रोपड़ की जो प्रेजेंट लोकेशन है वो है चंडीगढ़, पंजाब में, और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। फाउंडर थे इनके यज्ञदत्त शर्मा। फिर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की जो प्रेजेंट लोकेशन है वो है हरियाणा, हिसार हरियाणा, और घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। घग्गर नदी के किनारे अभी हमने पढ़ा था एक और सभ्यता थी जिसका नाम था कालीबंगा, और इसके जो फाउंडर हैं वो है सूरजभान। एक नगर है बनावली जिसकी प्रेजेंट लोकेशन है फतेहाबाद हरियाणा। नदी है इसकी घग्गर, और खोज करता है इसकी RS विष्ट। RS का मतलब है रविंद्र सिंह विष्ट। रविंद्र सिंह विष्ट, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों के बारे में। इसके 6 मुख्य नगर थे जिसके बारे में हमने जाना, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगा थे, ठीक है। और हमने देखा कि कौन कौन सी सिटीज़ थी जिनके बारे में हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना ज़रूरी है, और क्या पता होना ज़रूरी है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा के लिए हम जाएंगे नहीं। कुछ बातें हैं जो नॉलेज के लिए मैं आपको बताता रहूँगा साथ के साथ। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं। आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, कि वो लोग कैसे रहते थे, समाज उनका कैसा था, और नगर की स्थापना वो कैसे करते थे, कैसे उनके नगर स्थापत्य था। उन सब के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।